गुड मॉर्निंग। कुछ खास प्रश्नों को फिर हमने छाटा है और टोटल 50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारे 50 क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। इन 50 प्रश्नों के बहाने टोटल 300 के करीब करीब क्वेश्चन हैं जो आपके बन जाएंगे। जैसे मैं शुरुआत करता हूँ कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है ना। तो 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? तो बंगाल के विभाजन का जो घोषणा था वो प्रभावी हो गया था 16 अक्टूबर 1905 को। और बंगाल का विभाजन किसने कराया था? तो वो कराया था लॉर्ड कर्जन ने। 20 जुलाई 1905 को देखा जाए तो बंगाल के विभाजन के निर्णय का घोषणा हुआ था। और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन जो है वो प्रारंभ हो गया था। तो बंगाल के विभाजन से संबंधित प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अरुंडेल समिति के सुझाव पर वर्ष 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया गया तथा दिल्ली भारत की राजधानी बनी। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है कि कौन सी समिति थी? तो अरुंडेल समिति। अरुंडेल समिति ने क्या किया कि बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया। ये समझिए प्रतीकात्मक ही था, क्योंकि बंगाल जो कि उस समय राजधानी था वो ही परिवर्तित कर दिया गया। देखिए, बंगाल से इसलिए राजधानी को परिवर्तित कर दिया गया ताकि जो जो नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ था बंगाल में, उसको एक तरीके से ख़त्म करना था या कमज़ोर करना था। वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। देखिए, 1905 का जो स्वदेशी आंदोलन था उसमें मध्यम वर्ग तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और मध्य वर्ग में भी कौन? जो हिंदू जो खुद को प्रगतिशील समझते थे, जो हिंदू खुद को प्रगतिशील समझते थे, वो अपने आप को अंग्रेज़ों से जोड़ के रखते थे। पहले तो उनको ये लगता था कि अंग्रेज़ जो है ना, उनके कारण उनका विकास हो जाएगा, लेकिन बाद में उनका मोह भंग हो गया और ये बढ़ चढ़ के इन्होंने जो है स्वदेशी आंदोलन में हिस्सा लिया। वैसे भी ये अहिंसक आंदोलन था, लेकिन इस वर्ग को कृषक और मुसलमान का समर्थन नहीं प्राप्त हुआ। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ये भी बहुत बढ़िया है कि भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई। और किसने की? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। तो यहाँ पे कई प्रश्न छूटे हुए हैं कि अवनींद्रनाथ टैगोर जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर सोसाइटी का नाम आ जाएगा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। और ये आ जाएगा कि एक प्रमुख संस्था थी जिनका कार्य था भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करना। तो वो कौन सी थी? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सर्वप्रथम सुझाव कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। ठीक है ना, कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। वैसे रविन्द्रनाथ टैगोर इसके काफ़ी खिलाफ थे। उन्होंने इसको निष्ठुर बर्बादी कहा था। जो विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाती थी, यानी कि लोग जो है ना, एक जगह पे सारे विदेशी कपड़े को रखते थे और उसको जला डालते थे। कई सारे बच्चे अपनी विदेशी गुड़िया को उसमें फेंकते थे। तो इसको उन्होंने निष्ठुर बर्बादी कहा है। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की थी अश्वनी कुमार दत्त ने। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की थी अश्विनी कुमार दत्त ने। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना की, जो 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। 1971 में जो बांग्लादेश है उसका राष्ट्रगान बना कौन? आमार सोनार बांग्ला। देखिए, और भी कई सारी चीज़ें हुई थी। जैसे वर्ष 1905 में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक हुए कृष्ण कुमार मित्र। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की थी अश्विनी कुमार दत्त ने। तो ये सब चीज़ें घटना ना पैरेलली चल रही थी। जैसे 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। वर्ष 1905 की कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की गई प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा। भाई, सब कुछ स्वदेशी होना चाहिए ना। उस समय भी स्वदेशी आंदोलन जो है वो काफ़ी ज़ोर शोर से शुरू हुआ था।
तो देखिए इसमें और भी कई सारी चीज़ें हुई, जैसे कि बंगाल विभाजन जो है 1905 में किया था किसने? लॉर्ड कर्जन ने। लेकिन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने जो है इसको रद्द कर दिया। क्यों रद्द कर दिया? राजधानी परिवर्तित कर दी ना, कलकत्ता से उठा करके दिल्ली दरबार लगाया दिल्ली में, और उसमें घोषणा कर दी और घोषणा के अनुसार से उसको रद्द कर दिया। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने रद्द कर दिया। स्वदेशी आंदोलन के आलोचक तथा पूर्व व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक थे रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे, ठीक है ना, मतलब स्वदेशी आंदोलन जो था ना उनका समर्थन नहीं किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो ये पूछा जा सकता है कि इनमें से किसने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं किया था। उन्होंने बोला भी था कि ये एक निष्ठुर बर्बादी है। देखिए इसमें और भी कई सारी चीज़ें हुई थी, जैसे कि बंगाली विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, तो ये थे सर एंड्रूज फ्रेजर। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि उस समय कौन कौन संस्थाएं एक्टिव थी, उस समय कौन कौन से लोग महत्वपूर्ण पदों पर थे। तो बंगाल विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे एंड्रूज फ्रेजर, और स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई वह बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है ना। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब आगे देखते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हो गई। इसमें हम लोग देखेंगे इस पूरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये जो उठ के आया है ना, वो आया है मुस्लिम लीग एवं मार्ले मिंटो सुधार नामक चैप्टर से ये उठ के आया है प्रश्न। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी तो ढाका में हुई थी। कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। दो प्रश्न आपको यहाँ कंबाइन मिल गए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। कौन से साल में हुई थी? 1906 में हुई थी। अब देखते हैं कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो मुस्लिम लीग है उसके प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। लेकिन एक और प्रश्न बनता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, तो इसमें शामिल थे आगा खां, नवाब सबीउल्लाह खान, मोहम्मद अली जिन्ना। ये समझिए उतने महत्वपूर्ण पहले नहीं थे, लेकिन बाद में कमान इन्हीं के हाथ में आ गई। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ था कराची में। देखिए प्रथम अधिवेशन जो था ना 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग का। कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। द्वितीय अधिवेशन हुआ था 1907 में। कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। और तृतीय अधिवेशन जो मुस्लिम लीग का हुआ था वो हुआ था 1908 में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। 3 लगातार हुए थे। मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की अमृतसर अधिवेशन 1908 में। अमृतसर अधिवेशन में उसने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कर ली थी। वर्ष 1908 में अमीर अली की अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई। भाई लंदन में क्या मुस्लिम लीग की शाखा स्थापित हुई थी? बिल्कुल हुई थी। वह कब हुई थी? वर्ष 1908 में हुई थी। अमृतसर अधिवेशन जिस समय हुआ था उसी समय कहाँ किसके नेतृत्व में? अमीर अली के अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई। भारत शासन अधिनियम 1909 जाना जाता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 किसको जाना जाता है? भारत शासन अधिनियम 1909 को। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना की गई भारत शासन अधिनियम 1909 में। देखिए यही कारण है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ना मतलब कि मिंटो को इस अधिनियम को और मिंटो को एक तरीके से भारत के विभाजन का सूत्रधार माना है, उसका मुख्य कारण माना है। ये प्रश्न भी एक बार बीपीएससी ने अपने यहाँ पूछा हुआ है। कई किताबों में ये नहीं दिया रहता है और संभव भी नहीं है कि हर किताब में हर चैप्टर को कवर कर लेना। मैं भी बहुत सारी किताबों से स्टडी करके बताने की कोशिश करता हूँ ताकि कम से कम आपके कानों में जो मेरी बातें जाए ना वो एग्ज़ाम में आपको बहुत बेनिफिट पहुँचाए। देखिए तो भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली मिला था मुसलमानों को यानी मुस्लिम लीग को। और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। बिल्कुल है ना, इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक यानी धर्म के आधार पर जो है ना उनको सीटों का बंटवारा कर दिया गया। 1909 ईस्वी में सुधार
बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया। यहीं से द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी टू नेशन थ्योरी की अवधारणा का प्रारंभ माना जाता है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं था कि मुसलमान सब जगह जो है ना वो दूसरे देश की मांग कर रहे थे। बहुत जगह क्षेत्रीय जो मुस्लिम लीडर्स थे वो हावी थे। वो हमारी कमजोरी थी कि हमने जो है ना मुस्लिम लीग को एक तरीके से दाना पानी मुहैया कराया और उसको आगे ग्रो होने दिया। इसको लेकर के एक सेपरेट पूरी क्लास बनाई जा सकती है कि कैसे कैसे हिंदुओं ने अपने लीडर्स ने अपने अपने स्वार्थ के लिए जो है सांप्रदायिक हवा को भड़काना शुरू किया और बाद में जाके ये भारत के विभाजन पे ख़त्म हुआ ये सारा मामला। वैसे भी प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जाति और धर्म का, लेकिन जहाँ फ़ायदा होता है वहाँ लोग इसका एक आइडियोलॉजी के तौर पे इकट्ठे होने के तौर पे लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। याद रखना कि पृथक निर्वाचक क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन है वायसराय मिंटो का। वायसराय मिंटो को ही दरअसल जो है ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के विभाजन का मुख्य सूत्रधार माना है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में। भाई, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में किया गया। ये द्वैध शासन का जनक सर लियोनेल कार्टिस को, जबकि बंगाल के द्वैध शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। द्वैध शासन है ना, द्वैध शासन का जनक सर लियोनेल कार्टिस को, जबकि बंगाल के द्वैध शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। 2-3 प्रश्न एक ही साथ जुड़े हुए रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है ये। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा। देखिए, सत्येंद्र नाथ सिन्हा बहुत महत्वपूर्ण नाम आएगा, आगे इनसे हम और चीज़ों को देखेंगे। तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा। सत्येंद्र नाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले वो एकमात्र भारतीय थे। थोड़ा और इनको देखें। देखिए, सत्येंद्र नाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। भाई, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले वे एकमात्र भारतीय थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति का आरोप लगाया था। बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था ये आरोप कि ये जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करती है बस। देखिए, गांधी एरा से पहले जो थी ना कांग्रेस का बहुत महत्वपूर्ण युग था। हम लोग गांधी एरा पे बाद में आएंगे, पहले देख लेते हैं कि जैसे कि बाल गंगाधर तिलक थे। तो बाल गंगाधर तिलक जो थे ना ये उग्रवादी नेता थे। तो उदारवादी नेता कौन थे और उग्रवादी नेता कौन थे? तो पहले हम लोग देखते हैं उग्रवादी नेता को। तो बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय यानी लाल बाल पाल, ये उग्रवादी नेता थे। साथ में एक और महत्वपूर्ण उग्रवादी नेता थे जो बाद में संत हो गए पौंडीचेरी में जा कर के, अरविंद घोष। अरविंदो आश्रम उन्होंने बताया था। अरविंद घोष भी जो थे ना उग्रवादी नेता थे। बाद में उनका क्रांति से मोह भंग हो गया था, वो पौंडीचेरी चले गए थे। पौंडीचेरी में जो है ना चूँकि शासन नहीं था अंग्रेज़ों का, तो वहाँ पे एक स्वनिर्वासन कर लिया उन्होंने एक तरीके से खुद का। तो उस समय क्या हुआ था, जो उग्रवादी नेता थे अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, तो ये सब कांग्रेस के बहुत सारे चीज़ों का विरोध करते थे। और उदारवादी नेता थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले है ना, उन्हीं को राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है महात्मा गांधी का। वर्ष 1908 में 6 वर्ष कारावास की सज़ा दी गई थी बाल गंगाधर तिलक को। भाई, क्यों दी गई थी है ना, एक बार मुझे बताइएगा कि बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष जो है जेल की सज़ा क्यों दी गई थी। और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा से आशय है
संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। ठीक है, आक्रामक साधनों से स्वशासन को प्राप्त करना, यही था इसका। अभी के उग्रवादियों जैसे उस समय की स्थिति नहीं थी। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ किया था बाल गंगाधर तिलक ने। देखिए, शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव, ये सब जो चीज़ें हुई ना बाद में, इसने विभाजन को बढ़ाया। ठीक है, जो चीज़ एकता के लिए की गई थी, उसने हिंदुओं में तो एकता को लगभग प्रमोट किया, लेकिन मुसलमानों को एक तरीके से अलग किया। और सांप्रदायिक जिस तरह से बीज पड़ने शुरू हुए ना, वहीं से विभाजन का बीज भी पड़ा और भारत देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हो गया। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, और हमारा देश ऐसे भी बहुलवादी देश है, तो इसमें सभी लोगों को जो है ना इक्वल राइट्स मिले हुए हैं और मिलने चाहिए। अब देखिए, दिल्ली दरबार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई थी, जैसे कि प्रथम दिल्ली दरबार जो हुआ था ना, वो 1877 में लगा था लॉर्ड लिटन के समय में। द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में लगा लॉर्ड कर्जन के समय में, और तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में लगा लॉर्ड हार्डिंग के समय में। आगे देखते हैं कि वर्ष 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता संबंधित है कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से। अब ये जो है ना, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल, इस नाम से आपको कहीं पे सर्च करिएगा तो बहुत सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। तो वर्ष 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता संबंधित है कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। कई मामलों में ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए देखते हैं। सूरत अधिवेशन से पृथक हुए, सूरत में 1907 में स्प्लिट हुआ था, जूते चप्पल चल गए थे, जो अंग्रेज ऐसा ही चाहते थे। तो सूरत अधिवेशन से पृथक हुए उग्रवादी एवं उदारवादियों का पुनः एकीकरण हुआ था लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन में क्या एकीकरण हो गया था दोनों का? अतिवादियों एवं उग्रवादियों के पुनः एकीकरण की प्रक्रिया की प्रमुख शिल्पकार थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट होम रूल लेकर के आई थी। इनके बारे में थोड़ा सा और हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर लेंगे, लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर। वर्ष 1936 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता कराया था, बाल गंगाधर तिलक ने कराया था ये समझौता। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया यह निर्णय जिसके दूरगामी परिणाम हुए, तो ये था कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार करना। देखिए, धीरे धीरे जो है ना विभाजन के बीज जो है ना वो बोए जा रहे हैं, उनको खाद पानी जो है वो दिया जा रहा है। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था, ये कहा था सरोजनी नायडू ने। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे ना, पहले फेवर में थे, मतलब एक राष्ट्र के, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे करके वो जैसे जैसे बाल गंगाधर तिलक और बाकी नेता जो है ना, या बाकी बहुत सारे नेता हिंदू अस्मिता की बात करने लगे, उस तरह मुस्लिम लीग के नेता जो है ना वो भी मजबूत होने लगे और छिटकने लग गए थे इन सब चीज़ों से। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किया था। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किया था। देखिए, मदन मोहन मालवीय भी एक हिंदू नेता के तौर पे आ रहे थे पर्दे के ऊपर में। इन सब चीज़ से एक अलग सी समस्या जो है ना वो खड़ी होती जा रही थी। फिर बाद में और बहुत सारी चीज़ें होती है आज़ादी के बाद भी, तो हम लोग अभी यहीं पर देखेंगे। भारत में होम रूल की अवधारणा ली गई थी आयरलैंड से। भारत में होम रूल की आयरलैंड से ली गई थी। एनी बेसेंट दरअसल आयरिश नागरिक ही थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में होम रूल आंदोलन लोकप्रिय हुआ। जो प्रथम विश्व युद्ध था उस समय भारत में होम रूल आंदोलन जो है वो लोकप्रिय हो गया था। तो मुझे बताइए कि द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा जो है लोकप्रिय हुआ था, कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ था? ऐसे कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ कि होम रूल आयरलैंड का शब्द है, ठीक है ना। होम रूल का अर्थ है स्वशासन। सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना रेडमंड द्वारा की गई थी। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी, कुछ नहीं दिया है तो रेडमंड उसका नाम आ जाएगा। और 1916 को प्रारंभ इस आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। चेम्सफोर्ड का वायसराय थे भारत के जिस समय ये शुरू हुआ था।
देखिए इसमें दो होम रूल की शाखाएं थी। एक था तिलक का होम रूल। तो तिलक का जो होम रूल था वो 1916 में, मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिखता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तिलक का होम रूल जो था ना वो अप्रैल 1916 में शुरू होता है। इसका क्षेत्र है महाराष्ट्र, कर्नाटक, दो क्षेत्र हैं। मुख्यालय इसका है बेलगांव, कर्नाटक में। और इसका समिति स्वरूप था जिसके अध्यक्ष थे एनसी केलकर और जोसेफ बैप्टिस्ट। इसका उद्देश्य था, अब जाहिर सी बात है वो तिलक का था तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये उन्होंने बोला था। और प्रचार माध्यम इसका था ना वो केसरी था। केसरी, मराठा व केसरी दो पेपर थे जिसके माध्यम से इसका प्रचार होता था। और अब एनी बेसेंट का होम रूल जो था ना, देखिए तिलक का होम रूल शुरू हुआ था अप्रैल 1916 में। अब एनी बेसेंट का होम रूल शुरू हो गया सितंबर 1916 में। और इसका क्षेत्र था मद्रास और तमिलनाडु, और इसका मुख्यालय था अडयार, मद्रास में। अखिल भारतीय स्वरूप था इसका। इसके सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल। इसका उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना। इसका जो प्रचार माध्यम था ना, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया था। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। 2 जनवरी 1916 को लंदन में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई। इसके महासचिव डी ग्राहम पोल थे। भाई लंदन तक बात पहुँच गई, ठीक है ना। 2 जनवरी 1916 को लंदन में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई। इसके महासचिव डी ग्राहम पोल थे। फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव दिया था एनी बेसेंट ने, ठीक है ना। फेबियन क्लब वगैरह था, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बेसिक जाने तो जो बहुत अच्छा है। ऐसे कुछ बढ़िया टर्म है ना, उसको समय निकाल के गूगल पे सर्च कर लिया कीजिए। खास करके जो लोग PSIR पढ़ते हैं उन्होंने फेबियन वाला शब्द सुन रखा होगा और उससे फैमिलियर होंगे। तो फेबियन आंदोलन का प्रथम प्रस्ताव दिया था एनी बेसेंट ने। तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलनों की शाखाओं को वर्ष 1918 में एक कर दिया गया। ये दोनों जो शाखा थी उसको 1918 में एक कर दिया गया। और अब बताइए उस समय क्या जो दोनों को जो एक कर दिया गया 1918 में, तो उस समय वायसराय कौन थे, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 1918 में जब एक कर दिया क्या वही वायसराय थे या कुछ चेंज हुआ था। वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किया गया लाला लाजपत राय द्वारा। वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किया गया लाला लाजपत राय के द्वारा। आप देख रहे हैं कि लोग कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं और क्या क्या चीज़ कर रहे हैं। यही लाला जी की हत्या हो जाती है। इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति जो समझिए जिनका पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से उनको पुलिस के द्वारा लाठी से पीट कर हत्या कर दी जाती है बाद में। ये हम लोग आगे देखेंगे ही और बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। एनी बेसेंट की होम रूल लीग के साथ जॉर्ज अरुंडेल, CP रामास्वामी अय्यर, VP वाडिया, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय आदि संबद्ध लोग थे। एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था उसके साथ जॉर्ज अरुंडेल, CP रामास्वामी अय्यर, VP वाडिया, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय, ये सब लोग संबद्ध लोग थे। वर्ष 1890 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना की गई थी NM लोखंडे द्वारा। ये ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल तक हम लोग पहुंच गए हैं। तो वर्ष 1890 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संगठन था बॉम्बे मिल हैंड्स। इसकी स्थापना की थी NM लोखंडे ने। NM लोखंडे ने क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तो 1890 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना की थी। बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना किसने की थी, NM लोखंडे ने। बॉम्बे मिल हैंड्स क्या था, तो भारत का प्रथम मजदूर संगठन था। ठीक है, प्रथम मजदूर संगठन था। देख लीजिएगा, 2-3 बार इसको पढ़िएगा तो इसको तोड़ के पढ़िएगा। वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, महात्मा गांधी के द्वारा। देखिए 1890 में NM लोखंडे जो कर चुके थे वो उसके लगभग 18 साल के बाद महात्मा गांधी कर रहे थे। वो बम्बई में किए तो ये अहमदाबाद में कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो करती रही। फिर हम लोग देखेंगे कि बाद में जो है ना लेबर यूनियन के वो प्रेशर में आकर के कई सारे सुधार हुए।
जिससे कारखाना अधिनियम 1881 बना लॉर्ड रिपन के समय में, कारखाना अधिनियम 1891 बना लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम में, कारखाना अधिनियम 1911 बना लॉर्ड हार्डिंग टू के समय में, कारखाना अधिनियम 1922 बना लॉर्ड रीडिंग के समय में, कारखाना अधिनियम 1934 बना लॉर्ड विलिंगटन के समय में, और कारखाना अधिनियम 1944 बना लॉर्ड वेवेल के समय में। कारखाना अधिनियम इसलिए भी बनना जरूरी था क्योंकि मज़दूरों को कुछ राइट्स मिले और तरीके से उनका जीवन निकले। इसको लेकर के बहुत सारे नियम ये सब बाद में आते गए। उसको लेकर के लेबर एसोसिएशंस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, उन्होंने अच्छा दबाव बनाया था। तो चलिए हम लोग फिर इसको कंटिन्यू करेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज़ को लेके आता रहूँगा मैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।